चलो, तो बात ऐसी थी कि अपन ने जब देख लिया था कि सातवाहन वंश अपन ने पढ़ चुके थे, सातवाहन वंश यहाँ पर खत्म हो गया था, तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये अयोग्य शासक थे, क्योंकि यज्ञश्री सतकर्णी जो था एक प्रमुख शासक था, और उसके बाद गुप्त वंश का उदय होता है, मगध में जो है गुप्त वंश का उदय होता है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त जो है वो कुषाण, मुरंडो और सातवाहन के सामंत रहे हैं। सामंत मतलब होता है नौकर, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि गुप्त जो है इनके नौकर चाकर रहे हैं और उन्हीं का शासन इसके बाद रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये सातवाहन वंश की सत्ता कमजोर होने लगी थी तब गुप्तों का उदय माना जाता है। तो ऐसा माना गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना गया है। ऐसा सिर्फ माना गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त को माना गया है। जैसे ही श्रीगुप्त ने यहाँ पर मगध की राजगद्दी को संभाला, तो मगध की राजगद्दी संभालने के बाद सबसे पहले महाराजा की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली? महाराजा, जिसको महाराजाधिराज बोलते हैं, ठीक है ना। तो श्रीगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और उसके बाद इनका कुछ काम ही नहीं किया इनने। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि नौकर चाकर को जैसे राजगद्दी मिलती है तो वो सीधे बिलासी भोग भोग के खत्म कर देते हैं। तो श्रीगुप्त को ऐसा माना गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक माना गया है, मगर वास्तविक संस्थापक की अगर बात करेंगे तो चंद्रगुप्त का नाम आएगा, ठीक है ना। दो क्वेश्चन बनते हैं यहीं की जगह। पहला क्वेश्चन बनता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त को माना जाता है। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त को, ठीक है ना। ये चंद्रगुप्त अलग है, वो चंद्रगुप्त मौर्य अलग था, वो मौर्य था, ये गुप्त है, ठीक है ना। तो श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने महाराजा की उपाधि धारण की, काम इसके कुछ भी नहीं मिलते हैं। और इसके बाद इसका जो लड़का बना था घटोत्कच, ठीक है। तो घटोत्कच जो मगध का शासक बना था, इसने भी महाराजा की उपाधि धारण कर ली, दोनों ने, ठीक है ना। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण कर ली और काम कुछ भी नहीं थे। इसीलिए इन दोनों के बारे में अपने को इतिहास में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि इनने काम ही नहीं किए थे, ठीक है ना। कौन ने? श्रीगुप्त और घटोत्कच ने। बस इतना मिलता है कि श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना गया है और इन दोनों ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा शासक गुप्त वंश का जो होता है वो माना गया है चंद्रगुप्त को। जब चंद्रगुप्त मगध के शासन पे राजा बन के बैठता है तो ये एक योग्य शासक था। इसने सबसे पहले जो अभी तक देखते हैं अपन कि लिच्छवी जो था एक अजय राज्य था, इसका अभी तक वर्णन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अभी तक इसको जीता नहीं किसी ने। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी, ठीक है, लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी से विवाह किया था, ठीक है ना। कुमार देवी से विवाह किया और उसके विवाह के उपलक्ष्य में कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए थे, मतलब जो सिक्के बनाए थे उसमें इनकी चित्र अंकित किया था इसने, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त जो है उसने सबसे पहले लिच्छवी को जीता, यानी कि विवाह के माध्यम से जीता, मगर सबसे पहले लिच्छवी को जीता और अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। साथ में इसने सिक्के जो चलाए थे, अभी देखो अपन ने देखा था कि सबसे पहले जो कनिष्क ने सिक्के चलाए थे, ठीक है ना, तो ये जो चले थे वो सर्वाधिक सबसे शुद्ध सोने के सिक्के थे। ऐसा माना गया था ना कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो है किसने चलाए थे? कनिष्क ने चलाए थे, क्योंकि इसी के समय जो है भारत में सबसे ज़्यादा सोना इकट्ठा हो गया था। सोना कैसे इकट्ठा हुआ था? जो विदेशी थे वो यहाँ से मसाले लेके जाते थे और जितना मसाला उतने बदले में सोना लेते थे, ठीक है ना। तो कनिष्क ने ऐसे सोने इकट्ठा कर लिया और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। मगर चंद्रगुप्त ने क्या किया कि सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए हैं। दो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देना उस पर कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के की बात करें, अगर अपन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के की बात करेंगे तो किसका नाम आएगा? कनिष्क का। और सबसे ज्यादा की बात करें अगर कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के अगर किसने चलाए तो किसका नाम आएगा? चंद्रगुप्त का। यही कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति कि भाई सबसे शुद्ध सोने के सिक्के होने का चंद्रगुप्त नहीं, कनिष्क, और सबसे ज्यादा तो ना चंद्रगुप्त, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों में क्लियरिटी रखना। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क ने, क्योंकि सबसे ज्यादा सोना जो था कनिष्क के समय था, और सबसे ज्यादा सिक्के जो चला है वो किसने चला है? चंद्रगुप्त ने, ठीक है ना।
तो इसने क्या किया, चंद्रगुप्त ने सोने के सिक्के चलाए हैं, लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह करके लिच्छवी को अपने राज्य के अंतर्गत जीत लिया। और इसने जो है सबसे प्रमुख कारण यह था इसका ज़्यादा राज्य विस्तार करने का, क्योंकि इसी के समय याद करो कि मैंने बताया था कल कि चीन यहाँ पर दीवार बन रही थी और जो यूजी जाति और के लोग थे वो यहाँ से भाग करके कहाँ गए थे, भारत, ठीक है ना। तो इसी को अपन ने एक नाम दिया था शकों का आक्रमण, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बार बार शक भारत में आने की कोशिश कर रहे, क्योंकि एक बार आ चुके थे, उनका शासन चल रहा था भारत में, तो अब फिर से शकों का आक्रमण हो रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया कि शकों को परास्त कर दिया, पूर्ण रूप से परास्त नहीं किया, सिर्फ शकों को परास्त किया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पूर्ण रूप से शकों को परास्त कौन करेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय करेगा, ठीक है ना, पूर्ण रूप से। अभी चंद्रगुप्त ने सिर्फ शकों को परास्त कर दिया है, इसीलिए ऐसा माना जाने लगा कि चंद्रगुप्त जो है एक योग्य शासक है। शकों को परास्त कर दिया, इनने सोने के सिक्के चला दिए, सबसे ज़्यादा सिक्के चला दिए, लिच्छवी को जीत लिया है, विवाह के माध्यम से कुमारदेवी से विवाह कर लिया, सब बढ़िया चल रहा था इसका, ठीक है ना। फिर हुआ क्या कि चंद्रगुप्त के दो लड़के थे, एक था समुद्रगुप्त और एक था रामगुप्त, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त का जो लड़का था समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त अब जो है मगध का शासक बना था, ठीक है ना। और समुद्रगुप्त जो है एक योग्य शासक था, और हालांकि योग्य था, और इसके बारे में इसी जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने जो है बीड़ा बजाने में परंपरागत था। किसमें, बीड़ा बजाने में। क्यों, क्योंकि देखो मैंने बताया ना कि जो अपने को साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पे अपन तथ्य देते हैं। ऐसा माना गया है कि इसमें बीड़ा बजाते देखा नहीं किसी ने, मगर ऐसा माना गया है कि कुछ सिक्के मिले हैं गुप्त काल के जिसमें समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त को उसमें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त जो है बीड़ा बजाने में था, ठीक है ना। अब समुद्रगुप्त जो है उसको भारत का नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, कारण, ठीक है ना। अब ये तो पता है अपने को कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं, उसका कारण देखो। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि समुद्रगुप्त ने क्या किया था कि 5 भाग में, कितने भाग में, 5 भाग में भारत विजय अभियान किया था, ठीक है ना। पहला भाग कौन सी नदी हो गई है, सिंधु इधर आएगी, ये कौन सी हो गई, गंगा, और ये हो गई यमुना, ठीक है ना। तो पहला भाग था गंगा यमुना का दोआब, ठीक है ना। जो गंगा यमुना का दोआब यानी गंगा और यमुना के बीच की जगह होती है उसको जीत लिया, ठीक है ना। दूसरा भाग था अपना उत्तर और पूर्वी राज्य, तीसरा जो था उत्तर पश्चिमी राज्य था, चौथा जो था पूरा जबलपुर तक का क्षेत्र जो था पूरा उसको भी जीत लिया, और 5वां जो था वो दक्षिण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसने 5 भाग में पूरे भारत को रोंद डाला, मतलब पूरे भारत को विजय कर लिया था। इसीलिए इसकी विजय गाथा को लेकर के ऐसा माना गया है कि इसको भारत के नेपोलियन की उपाधि, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि दी है। साथ में ऐसा माना जाता है कि अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था, जितने भी युद्ध लड़े हैं इसने वह सारे युद्ध इसने जीते ही हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना है अपने को कि समुद्रगुप्त ने भारत अभियान जो है कितने भागों में किया था, क्योंकि जब एग्जाम देने आते हैं एसएससी वगैरह के, व्यापम तो ठीक है, एसएससी वगैरह के एग्जाम देने आते हैं, जब वो पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त की विजय अभियान का भाग नहीं है, ठीक है ना। तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई गंगा यमुना का दोआब है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र भी है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भी है, जबलपुर वाला भी और दक्षिण भारत का भी है। ये 5 भाग तो हैं, इसको छेड़ के अगर दूसरा कोई ऑप्शन में आता है तो वो आंसर सही रहेगा, ठीक है ना। तो इसने इस प्रकार से पूरे भारत को रौंद डाला था, और इसने एक विशेष प्रकार के सिक्के चलवाए थे जिसमें उसने खुद की आकृति दर्शा दी थी, खुद के चित्र बनवा दिए थे। उसी से अपने को साक्ष्य मिलता है कि भाई जो था समुद्रगुप्त वो एक बीड़ा बजाने में प्रखंड था, ठीक है ना। फिर साथ में ऐसा भी माना जाता है कि सकारी की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त दोनों को मिलती। क्यों, क्योंकि शकों का जो सबसे पहली बार आक्रमण हुआ तब कौन था यहाँ पे, चंद्रगुप्त प्रथम,
मतलब चंद्रगुप्त बोलेंगे श्री विष्णु, ठीक है ना। शकों का पहली बार आक्रमण हुआ चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त ने शकों को हरा दिया। दूसरी बार जब शकों का आक्रमण हुआ तब कौन था? समुद्रगुप्त। तब समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त ने भी इनको शकों को परास्त कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसा माने जाने लगा कि समुद्रगुप्त को भी शकारी की उपाधि दे दी थी इनने कि भाई शकों को पराजित कर रहे हैं बार बार ये, इसलिए इनको शकारी की उपाधि दे दी थी। मगर हुआ क्या था कि इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद जो इसका लड़का था रामगुप्त, वो इसकी राजगद्दी पर बैठा, मगध की गद्दी पर। अब अगला शासक जो बैठा है वो कौन बैठा है? रामगुप्त। रामगुप्त एक अयोग्य शासक है, इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतने बड़े पूरे साम्राज्य को संभाल ले, ठीक है। और शक बार बार आक्रमण कर रहे हैं भारत पे, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भारत आज न कल तो हम जीतेंगे, ठीक है ना। तो शकों ने फिर से भारत पे आक्रमण किया और इस समय आप मगध की राजगद्दी में मतलब भारत पे शासन किसका है? रामगुप्त का है, ठीक है ना। जब शकों ने भारत पे आक्रमण किया, रामगुप्त पे आक्रमण किया, रामगुप्त को परास्त कर दिया और इसकी पत्नी को उठा के ले गए गुंडे, ठीक है, उठा के ले गए। इस समय जो चंद्रगुप्त है वो उज्जैन में था। कहाँ पर था? उज्जैन में। और अपने को पता है कि जो उज्जैन में है इस समय वो खतरनाक इंसान है। क्यों? क्योंकि देखा एक बार तक्षशिला में आक्रमण हुआ था और अशोक कहाँ था? उज्जैन में। और इस समय शकों का आक्रमण हुआ है और चंद्रगुप्त द्वितीय कहाँ पे है? ये मंजस हो देगा बाकी में, ठीक है। जैसे ही इसको पता लगा चंद्रगुप्त द्वितीय को कि शकों का आक्रमण हुआ है, हमारे भाई से कहीं नहीं हुआ, रुमाल रख के रो रहा है और भाभी को उठा ले गए, ये सीधे पहुंचा मगध। उन्होंने कहा भाई तुम हटाओ, और सीधे यहाँ से निकला शकों के पास। इसने शकों को इतने बुरे तरीके से पराजित किया कि शक हो सकता है 100-200 साल तक यार मुंडी करके भी नहीं सोएंगे, पैर करके भी नहीं सोने वाले, ठीक है। भाभी को वापस लेके आया, रामगुप्त से बोला भैया तुम संभाल नहीं सकते, आज से भाभी हमारी, विवाह कर लिया चंद्रगुप्त ने। हकीकत रटना इतिहास की है, ठीक है। रामगुप्त से तुम रहने, तुमसे ना हो पाएगा, तुम घर की इज्जत को लजवा दोगे। चंद्रगुप्त ने शादी कर ली, ठीक है। अब इसको शकारी की उपाधि फिर मिल गई क्योंकि इसने शकों को पराजित कर दिया, ठीक है। अब ऐसा माना जाने लगा कि भैया इसने शकों को, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पूर्ण रूप से पराजित किया है, ठीक है ना। देखो पहली बार शकों का आक्रमण हुआ चंद्रगुप्त के समय, ठीक है, हरा दिया चंद्रगुप्त ने हालांकि, मगर समुद्रगुप्त के समय फिर से आक्रमण हुआ तो अपन नहीं मान सकते भैया पूर्ण रूप से हराया। समुद्रगुप्त ने भी हराया शकों को, मगर रामगुप्त के समय फिर आक्रमण हुआ, ठीक है ना। तो अभी तक ऐसा मानने लगा कि इनने पूर्ण रूप से नहीं हराया, मगर चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब इन पे शकों पे आक्रमण किया तो उसके बाद शकों ने काफ़ी समय तक इस पे आक्रमण नहीं किया भारत पे। इसलिए ऐसा कहा जाने लगा कि शकों को पूर्ण रूप से पराजित करने वाला जो शासक है वो कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय एक योग्य शासक है, इसने शकों को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया है। अब देखो कि इसके दरबार में जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो थे वो 9 रत्न हुआ करते थे। कितने रत्न हुआ करते थे? 9 रत्न। अभी तक सुनने को मिलता था कि सिर्फ अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ऐसा मानते थे ना कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, मगर अपने को आज पता लगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी 9 रत्न हुआ करते थे, मगर वो 9 रत्न दूसरे थे और ये 9 रत्न दूसरे हैं, ठीक है ना। अब देखो ये 9 रत्न में से जो प्रमुख रूप से थे वो कालिदास, नाम सुनाइए सबने, कालिदास था, भड़ूस था, बरामीर था, कड़पक्कप था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो थे वो कालिदास के साथ साथ ये 9 रत्न यहाँ पर थे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कालिदास अगर इसके दरबार में 9 रत्न था तो फिर इसने मालवी का अग्निमित्र कैसे लिख दी? क्वेश्चन ये है भाई। आया सही में मतलब कालिदास अभी तक जिंदा ही बैठा है, मर ही नहीं रहा है। अमृत का वरदान तो नहीं हो गया इसको कि यहाँ भी था, देवभूति भी चले गया, वासुदेव, सुशर्मा, कुचलकट, विशेष, 7 बाण पूरे चले गए, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त सब चले गए और कालिदास अभी नहीं है।
इसको इसको चिरंजीवी का वरदान किसने दे दिया? ठीक है, तो अब क्वेश्चन यही है अपना कि भाई अगर ऐसा मान रहे हैं अपन कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अगर कालिदास था, नवरत्न थे अगर इसके दरबार में, कालिदास यहाँ पे था, तो मालविका अग्निमित्र इसने कैसे लिख दी? क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है, इसके बुक में लिखा हुआ है कि मालविका अग्निमित्र जो है सचित्र वर्णन है। मतलब सचित्र वर्णन का मतलब आंखों देखा वर्णन है, हमने खुद ने देखा है। तो भाई अब इसको चिरंजीवी का वरदान तो नहीं था कि तू यहाँ भी देख लेगा और यहाँ भी, और ना ये वेद व्यास बन गया कि इसने महाभारत पूरी अपनी आंखों से देख ली, ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना? तो क्या थी ये कहानी? ये इतिहास में एक बहुत बड़ी गुत्थी है जो कि सुलझ ही नहीं रही है अभी तक। अग्निमित्र और मालविका अग्निमित्र की जो कहानी थी, कालिदास बोलता है भैया सचित्र वर्णन किया, देखा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने की कहानी है। ठीक है, और फिर आगे मिलता अपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कालिदास रहा था। तो अब ये बात हजम नहीं होती कि इतने शासक आगे चले गए और कालिदास अभी जिंदा ही बैठा है, ये मर क्यों नहीं रहा है? काली शरण क्या है तेरे में, ऐसा राज क्या था? तो ये गुत्थी अभी तक गुत्थी है, ये सुलझी नहीं है, जब सुलझ जाएगी तब बताएंगे तुमको। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का बढ़िया चल रहा था, शकों को पराजित कर दिया था। व्याघ्र पराक्रम की उपाधि जो है, व्याघ्र पराक्रम की उपाधि जो है वो इसको भी मिलती है। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त थे ही। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने जो है शेर को मार दिया, जिंदा शेर, मरा हुआ नहीं, मरे हुए 4 तलवार मारना, जिंदा शेर को मारने के कारण इसको व्याघ्र पराक्रम की उपाधि दी जाती है। ठीक है ना? साथ में इसकी बहुत सारी उपाधि थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, मगर उपाधि से कोई मतलब नहीं, अपने को एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है ना? इसको जो प्रमुख प्रमुख कार्य थे वो अपने को पता होना चाहिए कि भाई इसने शकों को पराजित किया था। एक कैलेंडर सुना होगा तुमने, गुप्त कैलेंडर सुना है कभी? पढ़ा है, सुना नहीं है? ठीक, तुमको कल कैलेंडर पढ़ाऊंगा पूरे में। ठीक है, तुमको कैलेंडर पूरा बताना पड़ेगा। देखो, एक अपना अंग्रेजी जिसको अपन ग्रेगरियन कैलेंडर बोलते हैं, ग्रेगरियन कैलेंडर बोलते हैं अपन, ग्रेगोरियन ग्रेगरियन, हाँ ऐसा था ना। पीपल बोलते हैं, पीपल बोलते हैं, प्यूपल बोलते हैं ना, प्यूपल लोग, पीपल बोलते हैं, प्यूपल बोलते हैं, पीपल बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना इंग्लिश का वो अलग होता है। ठीक है ना? चलो, तो एक अंग्रेजी कैलेंडर होता है अपना, एक अपन ने शक पढ़ा था, शक कैलेंडर जो होता है। ठीक है ना? एक अपना विक्रम संवत जो था वो पढ़ा था। एक होता है हिजरी संवत, सुना होगा शायद, मुसलमानों का कैलेंडर जो होता है, एक हिजरी संवत होता है। एक होता है गुप्त संवत होता है, जो गुप्त ने शुरू किया था, चंद्रगुप्त ने शुरू किया था। ठीक है ना? तो इस प्रकार से 6-7 कैलेंडर हैं, तो अपन पूरे कैलेंडर को निपटा देंगे। अभी क्वेश्चन बन जाता है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था, पिछली बार की बात है, एसआई की 2017 में हुआ था, एसआई साथ 16-17 में, उसमें क्वेश्चन बन गया था सरल सा कि 2017 में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि अभी तुमसे पूछ लें कि अभी 2000 क्या चल रहा है, 21 चल रहा है ना, 2021 में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? जबकि हिंदू का कैलेंडर है, शक संवत विक्रम संवत जो है अपन हिंदू मानते ना, तो पूरा कैलेंडर है, तो अपने को पता होना चाहिए कि अभी कौन सा चल रहा है। एक कैलेंडर जाके देखो घर, तो उसमें लिखे रहता है 2078, 2079, 2080, ऐसा चलता ना हिंदी में। तो अभी कौन सा चल रहा है? छोटा सा क्वेश्चन है, लजवाब कोई तो लजवाब। चलो 2 लाइन और ख़त्म कर दूँ, फिर अपन ये टॉपिक पे वापस आएंगे। बहुत सारी चीज़ सिखाता हूँ आज तुमको नई नई। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, याद रखना। ठीक है, जिसमें प्रमुख रूप से मैं नाम बता रहा हूँ, कालिदास था और एक बराहमिहिर, ये दोनों नाम याद रखना, ये काम आएंगे। बराहमिहिर, ठीक है ना? बराहमिहिर और बरूच का नाम भी याद रख लेना।
बरूच। 3 नाम याद रखना, कालिदास, वराहमिहिर, बरूच, बाकी करपट वगैरह सब छोड़ दो इनको, ठीक है ना। तो ये इनके नौ दरबार में थे, बढ़िया इसका शासन चल रहा था। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश में सबसे पराक्रमी योद्धा अगर अभी तक कोई रहा है तो वो कौन रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय रहा, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो उसका अगला लड़का शासक बना था वो बना था कुमारगुप्त, ठीक है ना। कुमारगुप्त के बारे में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है। कुमारगुप्त बोलता है कि अपने पिता द्वारा दिया गया शासन, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा दिया गया शासन उसने ज्यों का त्यों रखा, न घटाया और न बढ़ाया, ठीक है ना। मतलब नहीं, अगर ये आलसी प्रवृत्ति का नहीं था, वीर प्रवृत्ति का नहीं था, तो आलसी भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि उनने का पड़े पड़े पूरे शासन का नाश कर दिया। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है। कुमारगुप्त की एक और खासियत ये रही है कि इसने भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, ठीक है ना। नालंदा कहाँ पर है? कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है ना। अभी जब नालंदा विश्वविद्यालय में आगे जाके आग लगाएंगे अपन, तब मैं फिर पूछूंगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? कुमारगुप्त ने। भारत का जो है सबसे दूसरा विश्वविद्यालय, कौन सा? दूसरा। पहला कौन सा हो गया था? हाँ, व्यक्ति ये गलती कर देता बहुत बार कि पहला नालंदा था, तो पहला जो था वो कौन सा था? तक्षशिला, जिसका प्रधानाचार्य कौन था? चाणक्य। दूसरा कौन सा है? बिहार, ठीक है ना। अब भारत से तक्षशिला चले गया है पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो अब बोलते हैं कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय जो है वो कौन सा हो गया? तक्षशिला। भारत का जो हो गया वो कौन सा है? नालंदा हो गया, ठीक है ना। तो कुमारगुप्त के समय की सबसे प्रमुख घटना यही थी कि इसने क्या किया था कि यहाँ पर जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि उस समय का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्कूल हुआ करता था, विद्यालय हुआ करता था, ठीक है ना। बहुत काम आएगा वो, ठीक है ना। और इसका जो शासन मिला था इसने ज्यों का त्यों बना रखा। उसके बाद जो आया था लड़का वो था स्कंदगुप्त, और उसके बाद जो आया था वो आया था विष्णुगुप्त। एक नाम और याद रखना, विष्णुगुप्त, ठीक है ना। ये 2 शासक और आए हैं, मगर ये दोनों शासक ने कोई खास काम नहीं किया था और इनको पराजित कर दिया था पुष्यभूति ने। किसने पराजित किया था? पुष्यभूति ने। पुष्यभूति ने क्या किया था कि इन दोनों को पराजित करके अब मगध में एक नए वंश की स्थापना कर दी थी, और वो था वर्धन वंश, न पुष्यभूति वंश, मन से तुक्का, ठीक है ना। अब मगध में एक नए वंश की स्थापना कर दी पुष्यभूति ने, वो कौन सा था? वर्धन वंश था, ठीक है ना। मैं जब इसकी कहानी पढ़ेंगे तो अपने को एक नाम और सुनने को मिलेगा कि पुष्यभूति के पहले भी एक और व्यक्ति था, मगर वो कहानी सुनेंगे अपन कल, ठीक है ना। मैं को थोड़ा सा ये बताओ कि हर्यक वंश की शुरुआत जो की थी वो बिंबिसार ने की थी। इसका अंतिम शासक कौन था? पूजा बताएगी। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? सब चुप रहेंगे। कौन था? नाग। तो सबकी बात है। चलो, शिशुनाग ने कौन से वंश की स्थापना की थी? संगीता, शिशुनाग ने कौन से वंश की स्थापना की थी? शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की थी। नागवंश का अंतिम शासक कौन था? आशीष। काला सो फेंक दिए दीवार में। कौन था बता दीजिए। मैं पूजा, पूजा नहीं, दीपिका। कौन था? नहीं, नागवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन, बहुत सही, ये था अंतिम शासक, ठीक है। महापद्मानंद ने कौन से वंश की स्थापना की थी? निक्की, नंदवंश की, ठीक है। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद, बहुत सही। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य मैं बता देता हूँ, मौर्य वंश की स्थापना की थी, सबसे सरल है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऋतु, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? हाँ बेटे, तकलीफ नहीं देना शरीर को। कौन था मौर्य वंश का अंतिम शासक?
और पूरे नाम सामने लिखे, अब तो बता दो। हैं बिना हिचक के, गलत ही बताओ, कम से कम कुछ तो बताओ। कौन था? बृहदद्र था। ये जो था कुणाल बृहदद्र अंतिम शासक था, ठीक है ना। पुष्यमित्र शुंग ने कौन से वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की। और इसका अंतिम शासक कौन था शुंग वंश का? देवहूति। ये जो था अंतिम शासक था, ठीक है ना। वसुदेव ने कौन से वंश की स्थापना की थी? कर्णव वंश की। इसका अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा जो था अंतिम शासक था। कुजिल कटविशेष ने कौन से वंश की स्थापना की थी? कुषाण वंश की। इसका अंतिम शासक कौन है? कनिष्क। सातवाहन वंश में यदुवंशी सतकर्णी वगैरह था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त बोलेंगे, ठीक है ना। और इसका अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त। कौन है? विष्णुगुप्त, ठीक है ना। सारे वंश संस्थापक, अंतिम शासक भी याद रखना आप लोगों को। कहानी तो अपने अंदर की याद रखेंगे। इसको यहीं रोक के रखेंगे। वर्धन वंश पढ़ेंगे, इसको पोस्ट कर देना, मतलब बंद कर देना। चलो थोड़ा सा